बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमने जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डायनामिक्स के बारे में पढ़ा था। और डायनामिक्स क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि वो मैकेनिक्स की सब ब्रांच होती है, और काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है। इसके अलावा हमने फोर्स के बारे में कुछ जो है वो पढ़ा। ठीक है, आज हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसमें, एक सेकंड में पेन ले लूँ यहाँ से। अच्छा, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। पहले नंबर पे गलीलियो ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव करवाना, और या मूव करके कर रहे हूँ तो उनको रोकना मुश्किल होता है देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, गलीलियो ऑब्जर्व्ड दैट इट इज़ ईजी टू स्टॉप और मूव। ये आसान होता है रोकना या मूव करना लाइटर बॉडीज़ को, हल्के अजसाम को। देन एंड हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव और स्टॉप, और हैवियर ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाना या स्टॉप करना मुश्किल होता है। ये तो हमें भी पता है, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास बहुत बड़ा है उनको रोकना मुश्किल है देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर एक ट्रेन का इंजन एक स्पीड से आ रहा है, फ़र्ज़ करें वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा है एक ट्रेन का इंजन, ठीक है, और एक बाइसिकल इसी स्पीड से आ रही है, तो इन दोनों में से जो रोकना है वो ट्रेन के इंजन को मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अगर आप उसे रोकने की कोशिश करें एज़ कम्पेयर टू बाइसिकल। ठीक है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको रोकना जो है वो आसान है देन हैवियर ऑब्जेक्ट्स। तो ये गलीलियो ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी। इस पे न्यूटन साहब ने क्या किया कि कुछ कंक्लूजन्स निकाले, कुछ कंक्लूड किया। न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि हर जिस्म के अंदर, उन्होंने क्या कंक्लूजन किया, न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरीबॉडी रेसिस्ट्स। रेसिस्ट का मतलब होता है मुखालफत करना, आगे से अपोजिट करना, अपोजिशन करना। ठीक है, तो न्यूटन कंक्लूडेड दैट एवरीबॉडी एग्जिस्ट्स दी चेंज इन स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उन्होंने ये नतीजा निकाला, ये ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन को, गलीलियो की ऑब्जर्वेशन को देखते हुए न्यूटन ने ये कंक्लूड किया कि हर जिस्म जो है वो रेसिस्ट करता है उसके स्टेट को जब चेंज किया जाए। वो क्या हो सकता है, अगर कोई रेस्ट में है तो उसको रेस्ट से मूव करवाने या उसको रेस्ट से हटाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, या अगर हम उसे रेस्ट से स्टेट चेंज करना चाहें तो वो मुखालफत करता है, वो ऑब्जेक्ट उसकी रेसिस्ट करता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उसकी स्ट्रेट लाइन की जो मूवमेंट है उसका स्टेट चेंज करना, वो जाहिर है या उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे या उसे हम रोकेंगे, तो उसका जो स्टेट चेंज या उसकी जो हालत है वो यूनिफॉर्म मोशन की बदलने के लिए वो जो ऑब्जेक्ट है आगे से मुखालफत करता है। तो ये इसकी एक कंक्लूजन थी, ठीक है, न्यूटन की। इसी कंक्लूजन को फिर बाद में इसी कंक्लूजन को बाद में जो है वो इनर्शिया का नाम दिया गया। ये कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, ना करो, मैं सेंड कर दूंगा। ग्रेटर दी मैस, एक चीज़ अंडरस्टूड है कि मैस अगर ग्रेटर होगा तो इसका इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। इट मीन्स इनर्शिया डिपेंड करता है मैस पे। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मैस होगा इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, अगर कम इनर्शिया होगा तो इसका मतलब है इसका मैस भी कम होगा। ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है डायरेक्टली मैस के ऊपर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनर्शिया जो एक प्रॉपर्टी है इसकी मेजरमेंट की। ठीक है, मैं आगे इसको मज़ीद डिटेल के लिए आपको एक छोटी सी वीडियो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया देखें, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, सही है। तो इनर्शिया बिल्कुल
एज इट इज़ है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन मूवमेंट इन दिस। अच्छा, ये है कि फर्स्ट इनर्शिया जो है वो रिलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो मूव ही करता जाएगा, ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। आप फ़र्ज़ करें, आप खुद ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक ग्लेज्ड सरफेस हो, यानी ऐसी हमवार सतह हो या चिकनाई वाली सतह हो, उसके ऊपर अगर हम बॉल को किसी को रोल करते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक मूव करती है, ठीक है। और अगर कोई ग्रासी जगह है, जैसे ग्राउंड है, उसके ऊपर वही बॉल उसी फोर्स के साथ अगर हम वो करेंगे तो वो कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। अब अगर कोई न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जब तक हम गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई नहीं करते, अगर गाड़ी चल रही है तो उसको रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो रुक इसलिए जाती है, अगर हम उसका इंजन ऑफ कर दे चलती हुई गाड़ी का, ब्रेक ना लगाएं तो एक वक्त आएगा वो रुक जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि ग्रेविटी का फोर्स नीचे की जानिब है, वो उसको नीचे की जानिब अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन होती है, उस वजह से भी वो गाड़ी रुक सकती है। इसके अलावा इंजन के जो पार्ट्स हैं उनकी भी आपस में फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से वो इंजन रुक जाता है। लेकिन अगर ये एयर रेसिस्टेंस और ये सारी जो फोर्सेज हैं, मुखालिफ फोर्सेज जो अप्लाई हो रही हैं, अगर इन्हें हम रोक दें तो क्या होगा कि वो गाड़ी कंटिन्यूसली मूव ही करती जाएगी, सही। जो है इनर्शिया के कैन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अनबैलेंस फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक इसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। ये इनर्शिया की डेफिनेशन है और सेम यही न्यूटन के फर्स्ट लॉ की मोशन है, ठीक है। अब इसे इनर्शिया कह सकती हैं। ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिस हालत में हैं उसी हालत में रहना चाह रहे हैं। अगर मूव कर रहे हैं तो वो मूव ही करते रहेंगे, और अगर वो रुके हुए हैं तो वो रुके ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम इनर्शिया का नाम देते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद समझने के लिए हम देख लेते हैं कि एक हमारे पास अगर ये बॉल है, जैसे यहाँ ये फुटबॉल दिखाई दे रहा है, ये रेस्ट में है तो ये प्रेफरेबली वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। और अगर वो मोशन में है तो वो मूव ही करता रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर मैंने इसी तरह आपको बताया कि अगर रेसिस्टिव फोर्सेस हैं, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो ये जो नेचुरली है कि बाज़ चीज़ें उसे जो है उसे रोक देती हैं, जैसे ग्रास है तो फ्रिक्शनल पावर्स हैं। तो ये जो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेंगी, अगर मूव कर रही हैं तो वो मूव ही करते नहीं। जैसे बुक अगर टेबल पे पड़ी है तो वहाँ पड़ी रहेगी जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा के उसे वहाँ से हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो बेसिकली इनर्शिया एक टेंडेंसी है, ये एक प्रॉपर्टी है जो उसमें चेंज आता है उसकी मुखालफत करती है, तो उसे हम इनर्शिया का नाम देते हैं। जैसे आपके पास जैसे शो हो रही हैं दो वुडन पीस हैं, ठीक है, एक टिनी है और एक लार्जर है, ठीक है। तो एक लाइटर है और एक हैवियर है। तो जो हैवियर ऑब्जेक्ट अगर हम उसको मूव करवाना हो तो हमें मुश्किल पेश आएगी, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है या लाइटर जो मैस है उसको लेके जाना हमें मूव करवाना मुश्किल होगा। तो ज़्यादा मैस है तो ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो एक लार्ज ब्रिक और एक टिनी ब्रिक है, तो अब टिनी ब्रिक को अगर हम मूव करेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव सेम फोर्स के साथ लेके जाएंगे, जबकि लार्ज ब्रिक का जो इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या है? वो जो उसकी मुखालफत करने वाली फोर्स है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज टू इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। जबकि जो मैस है, मैस वो प्रॉपर्टी है, मैस इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मैस से हम इनर्शिया मेजर करते हैं, या एक प्रॉपर्टी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इनर्शिया वो एक टेंडेंसी है या वो एक खासियत है जिसकी वजह से, या वो प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट करती है उसके चेंज आने में, या उसके जो यूनिफॉर्म जो मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए जो भी आगे से मुखालफत लगती है उसे हम इनर्शिया का नाम देते हैं। मेरा ख्याल है इनर्शिया की आपको तकरीबन समझ आ गई होगी, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में लिखी है। बुक में लिखी हुई है जो आपने याद भी करनी है कि इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी, कि इनर्शिया किसी जिस्म का वो प्रॉपर्टी है, ठीक है,
कि जो इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी, एक वो खसूसियत है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से इट रेसिस्ट, ये मुखालफत करता है, टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन। तो जिससे अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में वो रहना चाह रहा है, ये मोशन की जो स्टेट है या रेस्ट की स्टेट में आगे से अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो जो मुखालफत का सामना करना पड़ता है या रेसिस्टेंस आती है हमारे सामने, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। यही इसकी खसूसियत है। ये तो होगी बात इनर्शिया की। हम आगे चलती हैं। इसमें बार बार बात आई है मैस की कि ज़्यादा मैस होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, कम मैस होगा तो इनर्शिया कम होगा। ठीक है, हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैस है क्या चीज़। आपने शुरू से डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि मैस बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको जो मैटर पे कंपोजिट हो या जो एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स बने तो कोई ऑब्जेक्ट का जो है वो स्ट्रक्चर बनता है, तो उसे हम मैस का नाम देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैस इज़ ए मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मैटर इज़ इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, ठीक है, वो जो उसकी जो मेजरमेंट है उसे हम मैस का नाम देते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे ये भी कह सकते हैं कि मैस इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे तो उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे तो मैस जो है वो ज़्यादा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ एटम्स, जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतनी डेंसिटी ज़्यादा होगी। एंड दी टाइप ऑफ एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट, तो वो एटम्स किस तरह के हैं उनकी टाइप पे डिपेंड करता है, वो चीज़ जो है मैस कहलाती है। ठीक है, तो मैस बेसिकली कंपोजिट होती है मैटर पे। ठीक है, कि कितना ज़्यादा मैटर है। सही है, तो जितना ज़्यादा वो मैटर होगा उतना ज़्यादा मैस होगा, और मैटर आपको पता है नंबर ऑफ़ एटम्स पे डिपेंड करता है। सही है, अब थोड़ा सा मैस में और वेट में डिफरेंस क्या हो सकता है। वेट जो है वो मैस से बिल्कुल डिफरेंट है। वेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम फोर्स मेजर करते हैं कि वो कितने ऑब्जेक्ट की फोर्स है। फ़र्ज़ करते हैं कि मैं आगे इसको मज़ीद डिटेल में बता देता हूँ। वेट इज़ डिफरेंट फ्राम मैस। वेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली फोर्स ऑफ ग्रेविटी की मेजरमेंट है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवियर है या कितना लाइटर है वो उसके वेट से पता चलता है, और वो मैस से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब कई हैवियर ऑब्जेक्ट जैसे एक बलून ले लें, गुब्बारा है, उसका मैस अगर देखें तो बहुत बड़ा है लेकिन वो लाइटर होगा। अगर छोटा सा लोहे का पीस ले लें, ठीक है, तो उसका मैस तो कम होगा लेकिन उसका वेट जो है वो बलून से ज़्यादा होगा। तो ये इनमें फ़र्क आ जाता है कि अगर मैस ज़्यादा भी हो, मैस बेसिकली मैटर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है किस तरह के हैं। ठीक है, जबकि जो वेट है उस वो फोर्स पे डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी उसको पुल कर रही है नीचे की जानब ऑब्जेक्ट को, तो वो उसको वेट से हम डिस्क्राइब करते हैं। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नेवर चेंज। मैस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर ज़मीन पे जितना है अगर चांद पे ले जाएं तो वो वहाँ भी रहे उतना ही रहेगा, लेकिन वेट पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर इंसान ही ज़मीन के ऊपर होगा तो उसका मैस तो उतना ही होगा, मगर उसका वेट अगर लें तो वो मैस पे और अर्थ पे और मून पे डिफरेंस होगा दोनों का। ठीक है, मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नेवर चेंज बट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज बेस्ड ऑन द लोकेशन। अगर वो एक जगह पहाड़ी इलाके में है तो उसका वेट कुछ और होगा, अगर वो सतह समंदर के पास होगा तो उसका, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, तो जी में माइनस का डिफरेंस आता है तो वेट पे भी माइनस का डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आप प्लैनेट ही चेंज कर देते, मतलब आप अर्थ पे हैं और अगर मून पे चले जाते हैं तो वहाँ ग्रेविटी की वैल्यू 6 टाइम लेस होती है। जब ग्रेविटी की वैल्यू 6 टाइम लेस होगी तो आपका वेट भी वहाँ 6 गुना कम होगा। ठीक है, तो लेकिन मैस नहीं चेंज होगा आपका, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी साइज़ है वो उतना रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू मे वे 100 पाउंड्स ऑन अर्थ। आपका वेट अगर 100 पाउंड अर्थ के ऊपर, बट इन आउटर स्पेस, लेकिन अगर आप बाहर स्पेस पे चले जाते हैं तो ये आप वहाँ वेटलेसनेस की कंडीशन होगी, आपका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर यू ऑलवेज हैव द सेम मैस, जबकि आपका मैस इतना ही रहेगा जितना अर्थ के ऊपर है, इतना ही आउटर स्पेस में जाके होगा। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना दिया हुआ, उससे पहले उन्होंने मैस और वेट दिया हुआ है। हालांकि इनको पहले दे देना चाहिए था, लेकिन ये वहाँ दिया हुआ है जाके। ये मैंने आपकी बुक का वो जो पेज के ऊपर वो जो इमेज बना हुआ है वो मैंने यहाँ लिया है। वहाँ लिखा है जनरली मैस एंड वेट आर कंसिडर्ड
सिमिलर क्वांटिटीज़, एक जैसी लगती हैं क्वांटिटीज़ बट इट इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन ये ठीक नहीं है। दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं। मैस ऑफ द बॉडी इज़ इट्स क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये मैंने बताया कि ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो जिसके ऊपर ये कंपोज हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और ये चेंज नहीं होती। किसी भी जगह पे चले जाएं, ज़मीन पे भी जितनी है उतनी चांद पे है उतनी, अगर आप किसी और प्लेनेट पे चले जाएंगे या आउटर स्पेस में होंगे तो मैस की वैल्यू उतनी ही रहेगी। इट इज़ मेजर्ड बाई कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग अ बीम बैलेंस वगैरह। हम जो सौदा लेने जाते हैं बाज़ार के अंदर, वो जो केजीज़ में लेते हैं वो अमूमन मैस होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि वेट। ऑन दी अदर हैंड वेट ऑफ ए बॉडी क्या है, ये फोर्स की इक्वल होती है। ये W जो है वो फोर्स की इक्वल होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हमने न्यूटन का जो लॉ है उसमें हमने पढ़ा हुआ है F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है, F इज़ इक्वल टू ma। तो अगर हम फोर्स को इसके इक्वल ले लेते हैं तो वेट जो है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, तो वो W इज़ इक्वल टू mg फिर होगा, क्योंकि एक जगह हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे, सही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे। तो ये फोर्स की इक्वल है, इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स, जिससे अर्थ उसे अपनी जानब अट्रैक्ट करती है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए ये इसमें वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W इज इक्वल टू mg होगा। वेट वो उसके मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट जो है क्योंकि फोर्स है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसके ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है, और ये ऐसे ही है जैसे फोर्स होगी, ठीक है। वेट इज़ मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, इसे हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, ठीक हो गया। एक छोटा सा इमेज है ये समझाने के लिए कि वेट जो है वो अर्थ के ऊपर जितना है वो कुछ और होगा, और मून पे चले जाएंगे तो वो 6 टाइम लेस होगा, ठीक है। जबकि जितना मैटर साइज जितना ऑब्जेक्ट का इधर है इतना ही वहाँ रहेगा, यानी सेम मैस ऑन द अर्थ एज ऑन द मून, और डिफरेंस बिटवीन बेस एंड लॉट हैज़ लेस ग्रेविटी। तो वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है जो वेट है, जबकि जो मैस है वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, वो जस्ट साइज़ पे डिपेंड करता है। इसके अलावा मोमेंटम मैंने पढ़ाना था, वो अब कल पढ़ाऊँगा अगर या टाइम मिल गया तो, ठीक है। तो बाकी ये आपने प्रिपेयर करनी है, वेट और मैस की यहाँ डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। ये हो सके तो आप पूरा प्रिपेयर कर लें, सही है, बुक के अंदर ये दिया हुआ है जो मैस एंड वेट। इसके अलावा मैंने इनर्शिया की डेफिनेशन है वो मैंने आपको पढ़ाई है, वो आपने प्रिपेयर करनी है। बस ये 2 चीज़ें हैं जो याद करनी है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ की बेशक वो बताया है, लेकिन आपने वो प्रिपेयर नहीं करना, वो कल या जब भी मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाया मैं उसमें आप लोगों को करवा दूंगा। इनमें से अगर कुछ पूछना है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर बस डेफिनेशंस करनी है, बस डेफिनेशंस करनी है। समझ लग गई है ना मैस और वेट में डिफरेंस क्या है और इनर्शिया क्या है? ये आगे चलो ठीक हो गया। किसी को भी इशू हो तो मुझे बता दें, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट जो है कल जो भी लेक्चर होगा उसमें मैं एक आध चीज़ थोड़ी देर के लिए बेशक हो आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता दूंगा, सिर्फ पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक हो गया बेटे, अल्लाह हाफिज़ फिर।